अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 38वें एपिसोड में। विगत एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि आजाद दस्ता के गठनोपरांत जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता की भूमिका के संबंध में जो अपने दृष्टिकोण और अपने दिशा निर्देश दिए थे उस पर हमारी आपकी बातें हो रही थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में मैं आपको अब आगे की बात या कहानी सुनाना चाहता हूं। इस बीच आजाद दस्ता द्वारा क्रांतिकारियों को हथियार संग्रह और अस्त्र शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। बिहार के नवयुवक, छात्र, कृषक एवं श्रमिक आजाद दस्ता में शामिल होने लगे। दक्षिण बिहार में यह दस्ता अधिक सक्रिय नहीं था। आजाद दस्ता के सिपाहियों को प्रशिक्षणोपरांत यह आदेश दिया गया कि जब अंग्रेजों का शोषणात्मक कार्य बढ़ जाए तो वो अस्त्र शस्त्र से लैस होकर निरंकुशता का अंत करने के अभियान को तीव्रता से चलाएं। आजाद दस्ता के सदस्य तो सदैव कुछ न कुछ काम करते ही रहते थे। उनको प्रशिक्षण दिया गया था कि वे अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। 29 अगस्त 1943 को क्रांतिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डायरेक्टोरेट पर आजाद दस्ता का आधिपत्य हो गया। आजाद दस्ता के लोग सक्रिय हो गए तथा चुन चुन कर अंग्रेज पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को आतंकित करने लगे। अधिकांश क्रांतिकारियों को जयप्रकाश नारायण पर ही विश्वास था कि वे इस संगठन के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संगठित कर सकते थे, परंतु जिस समय बिहार के क्रांतिकारियों को जयप्रकाश नारायण की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय पेशावर जाते हुए अमृतसर में 18 सितंबर 1943 को उनको गिरफ्तार कर लाहौर किले में बंद कर दिया गया। इससे बिहार के क्रांतिकारी हतोत्साहित तो हुए, परंतु अपना धैर्य और संयम नहीं खोया। उधर क्रांतिकारी कार्यकर्ता उनके नाम पर शतरंज की गोटी बैठा रहे थे। अरुणा असफ अली, रजी साहब एवं श्यामनंदन मिश्र के बीच व्यापक विचार विमर्श हुआ। यह निश्चित किया गया कि बिहार शाखा के डायरेक्टोरेट का फिर से वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से चुनाव कराया जाए। इसकी सूचना सुचेता कृपलानी एवं आनंदा प्रसाद चौधरी को दी गई। इन दोनों का विचार था कि पृथक्करण अनिवार्य है, क्योंकि वे सब जो कहते हैं करते नहीं और जो करते हैं कहते नहीं हैं। यदि इस स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो दोनों पक्षों में मेल हो सकता है तथा मत वैभिन्नता समाप्त हो सकती है। उनका यह भी अभिमत था कि मेल के लिए अनिवार्य है कि वे सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से सशस्त्र क्रांति की बात न करें, न कहें, और जब तक जनता खुलेआम तोड़फोड़ के लिए तैयार न हो तोड़फोड़ न करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की गुरिल्ला दल की कार्य पद्धति से संबद्ध पक्ष की बातें करते देख आनंदा चौधरी ने मार्च 1943 में ही कहा था कि वे सेंट्रल डायरेक्टोरेट में नहीं रहेंगे। जब उनको नेताओं ने समझाना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस डायरेक्टोरेट में जब तक जयप्रकाश नारायण अपने विचारों को लेकर रहेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस आजाद दस्ता की ओर ही झुका रहेगा। तब जयप्रकाश नारायण ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और आजाद दस्ता को संगठित करने नेपाल चले गए। लेकिन श्री अच्युत पटवर्धन एवं राम मनोहर लोहिया ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद ही आनंदा बाबू से अपना त्यागपत्र पेश किया और अगस्त में सुचेता कृपलानी ने भी पदत्याग कर दिया। दोनों इस्तीफे को न तो मंजूर किया गया और न उनको वापस ही दिया गया। फलतः इस अजीब परिस्थिति का दस्ता के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। उपर्युक्त परिस्थिति में उग्रवादी क्रांतिकारियों की दो संस्थाएं हो गईं, आजाद दस्ता एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिहार में आजाद दस्ता के कार्यकर्ता
अब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सीधे अरुणा असफ अली के पास पहुंचने लगे। वे भी बिना किसी हिचकिचाहट के उनको सहायता करने लगी। वस्तुतः अब साथियों की आंख में धूल झोंकने की चेष्टा अनावश्यक हो गई। अच्युत पटवर्धन बंबई में थे। वे समय समय पर वहां से आवश्यक आदेश ही भेज सकते थे, पर समीप से आजाद दस्ता की कार्रवाइयों को देखना तथा उन पर निगाह रखना तो अरुणा असफ अली के लिए ही संभव था। तत्कालीन परिस्थिति में बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों के लिए अरुणा असफ अली की सेवा, पर्यवेक्षण एवं निर्देशन की आवश्यकता थी। पुराने दल के कार्यकर्ता अलग थे, नए नए दल भी पनप रहे थे। उन सभी को एक संगठन सूत्र में आबद्ध करना मुश्किल हो रहा था। कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिनको संगठित करना असंभव था। इस त्रुटि के चलते मुंगेर एवं दक्षिण भागलपुर में उनकी बदनामी हो रही थी। आजाद दस्ता के गठन के उपरांत मुंगेर का गोविंद दल अत्यंत प्रबल एवं उग्रवादी हो गया था। सूर्यगढ़ा थाने में और उसके आसपास यह दल डाका डाला करता था और 3 स्थानों पर उसने इस क्रम में खून भी किए। धरहरा में इस दल द्वारा की गई डकैती में काफी खून खराबा हुआ, जिससे न केवल संपन्न वर्ग के लोग बल्कि पुलिस भी बहुत भयभीत, आतंकित एवं परेशान रहने लगी। लेकिन क्रांतिकारियों के इस दल की जनसाधारण के बीच लोकप्रियता पर इसका तनिक भी प्रभाव देखने को नहीं हुआ। क्रांतिकारी श्री गोविंद सिंह जो धन अमीरों के लूटते थे, उसका अधिकांश श्रमिकों एवं कृषकों के बीच बांट दिया करते थे। वे निर्दयता का व्यवहार नहीं करते थे और न ही बलात्कार करते थे। अमीरों से क्षुब्ध और घृणा करने वाले श्रमिक एवं कृषक उनको और उनके प्रमुख सहयोगी श्री कुशेश्वर सिंह को श्रद्धा के साथ देखते थे। पुलिस दल को इन क्रांतिकारियों ने अनेकों बार न केवल अंगूठा दिखलाया था बल्कि उनकी राइफल छीन लेने का दुस्साहस भी किया था, परंतु गोविंद सिंह एवं उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण राजनीतिक नहीं था। वे अपनी जाति के कुछ शोषकों का नाश चाहते थे। उनको अपने लक्ष्य में अब उस समय सफलता मिली जब उन्होंने अपने प्रमुख विरोधी सीताराम मंडल का वध कर दिया। गोविंद दल में एक वृद्ध जो हिमाजपुर का निवासी था भी शामिल था। उसका पुत्र एक डकैती के दौरान मारा गया था। इसके लिए वह गोविंद सिंह को उत्तरदायी मानता था। वह पुलिस का मुखबिर बन गया था। उससे प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 1945 में सरकार ने उनको और श्री कुशेश्वर सिंह को फांसी पर लटका दिया। उत्तर मुंगेर में श्री महेंद्र चौधरी 100 दलबल जनता को आतंकित कर रहे थे। लगभग 50 जवान कभी कभी उनके साथ मिल जाते थे, जिनमें अधिकांश गोगरी राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र होते थे। इन सबों के द्वारा अनेक स्थानों पर डकैतियां डाली गईं, जिनमें व्यापक स्तर पर रक्तपात भी हुआ। राष्ट्रीय वातावरण में रहने के बावजूद उन लोगों के भीतर एक ऐसी काम लिप्सा थी जो भीषण बलात्कार के रूप में प्रकट होती थी। वे खुद को आजाद दस्ता का सदस्य बतलाते थे। कभी कभी वे अपने आप को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी बतलाते थे। सुडौल शरीर पर फौजी पोशाक धारण कर महेंद्र चौधरी जब अपनी पीठ पर राइफल टांगे निकलते तो सरकार विरोधियों का सर ऊंचा हो जाता। फिर दुर्घटना पर दुर्घटना होने लगी। इस दल ने सोनमा बेला और छर्रापट्टी जैसे कांड किए, जहां उन्होंने डकैती के साथ साथ साथियों सहित एक वयस्का और एक बालिका के साथ निर्दयतापूर्ण बलात्कार किया। इस दुर्घटना के फलस्वरूप आजाद दस्ता के क्रांतिकारियों का विश्वास इस दल से उठ गया। 1943 के पूर्वाह्न में सारण जिले में अवस्थित अपने पुराने अड्डे पर जा छिपे, लेकिन वहीं वे लोग गिरफ्तार कर लिए गए और 1945 में उन्हें फांसी दे दी गई। इनके दल का एक सदस्य कारो जोलाहा गोली का शिकार हुआ, लेकिन स्मरणीय है कि इस दल से संबद्ध कार्यकर्ता काफी बदनाम थे और आजाद दस्ता के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। मुंगेर में एक और दल भी सक्रिय था, जिसका अड्डा ढोल पहाड़ी कैंप था। इसके संस्थापक डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद ने इसकी स्थापना कांग्रेस की गतिविधियों के संचालनार्थ किया था और प्रारंभ में उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली।
इसके स्वयंसेवक मिलिट्री का भीषण अत्याचार सहकर भी राष्ट्रीय त्योहारों को मनाते थे, लेकिन कालांतर में यह कैंप फरार क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। अब इस दल के शस्त्र संग्रह हेतु प्रयत्न प्रारंभ किए गए। अनेक क्रांतिकारी इससे संबद्ध हो गए, जिनमें महावीर प्रसाद यादव, गिरजा प्रसाद साहू, वीरन सिंह एवं जगत नारायण पजियार के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये लोग सशस्त्र क्रांति के द्वारा सरकार को उलटकर किसान राज्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। कुछ दिनों तक इन्हें बिहार विद्यापीठ के एक विद्यालंकार का नेतृत्व भी उपलब्ध हुआ, लेकिन वे डकैती एवं आतंकवादी गतिविधियों की ओर बड़ी तीव्रता से आकर्षित हुए। 1943 के प्रारंभ में संजीवन और ननमा नाम के दो फरार क्रांतिकारी इस दल में जा मिले। दोनों वीर युवक थे और अपने साथ काफी मात्रा में फौजी पोशाक और हथियार भी लाए थे। इन दोनों के शामिल हो जाने से यह दल उग्रवादी क्रांतिकारियों का दल बन गया। संजीवन एवं ननमा का दल के सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं हो पाया। एक बार दोनों ने डकैती डाली, उनके खिलाफ बलात्कार की शिकायत भी आई। फलतः दल के प्रमुख ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। फिर संजीवन कहीं चले गए और ननमा कैंप के ही हथियार लेकर नया गांव और कुमैठा के जवानों से मिलकर डकैती करने लगा। दल के सदस्यों ने उसे पकड़कर मार डाला। 1944 के अप्रैल में इस दल के सदस्यों ने आजाद दस्ता की ट्रेनिंग भी ली, पर ट्रेनिंग लेते समय बंदूक की आवाज होती और आसपास के लोग भयभीत हो जाते। फलतः कुछ दिनों के भीतर ही प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस और सैनिक बल द्वारा इस दल पर आक्रमण किया गया, जिसके फलस्वरूप आजाद दस्ता के सदस्य तीतर बीतर हो गए। भागलपुर में परशुराम दल अधिक सक्रिय था। वह सरकार के हिमायतियों से प्रतिशोध लेना चाहता था। इस दल की गतिविधियों का केंद्र बांका सब डिवीजन था। ककवाड़ा के ठाकुर रुद्रेश्वरी प्रसाद सिंह फरारों को ही पकड़वाने में ही नहीं, बल्कि तमाम कांग्रेस वालों को सताने में भी बहुत आगे थे। इसलिए प्रतिशोध की भावना से भूत इस दल ने उनकी कचहरियां जला डाली और उनके भेदिया गुलाबी चौधरी का खून कर दिया। पंजबारा के ठाकुर युगल किशोर सिंह ने अपने भांजे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टीपी सिंह को उकसाकर क्रांतिकारी राघवेंद्र नारायण सिंह के 82 बीघा धान को लुटवा लिया। इसलिए उनकी कचहरियां भी जलाई जाने लगी। बाद में परशुराम सिंह ने प्रतिशोध की भावना को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु वह इतनी उग्र हो उठी थी कि इसको नियंत्रित नहीं किया जा सका। अतः वे अपने दल से अलग होकर बेलहर या थाने में रहने लगे। धौड़ी गांव उनका अड्डा हो गया। यहीं से श्री जगदम्बा सिंह के सुप्रबंध से विप्लव नामक अखबार निकलता था, जिसने परशुराम के नाम को चारों ओर प्रसारित कर दिया। लेकिन इस दल में क्रांतिकारी भावना तो विकसित हो ही चुकी थी। वहारेना में नरसिंह सिंह अपने 23 कार्यकर्ताओं के साथ रहते थे। उनको जब पता चला कि पुलिस और मिलिट्री धमाराही सामान जब्त करने गई है, तब उन्होंने तुरंत जुलूस निकाला और कई गांवों की जनता को उत्तेजित करते हुए सरकार की ताकत के विरुद्ध डट गए। पुलिस और मिलिट्री के जवानों ने बंदूकें छतिया ली। यह देख क्रांतिकारी और जमा भीड़ झंडे हिला हिलाकर नारों से आसमान फाड़ने लगा। भीड़ के स्वरूप को देखकर पुलिस एवं मिलिट्री जब्त शुदा सामानों को वहीं छोड़कर भाग गई। यह भावना नरसिंह बाबू के गिरफ्तार होते ही कमजोर पड़ गई। जब उनकी जन्मभूमि बेलडीहा के निवासियों को पुलिस द्वारा बहुत अधिक तंग किया जाने लगा। पुलिस रेड के दौरान अप्रैल 1944 में वहां के अनेक परिवारों को लूट लिया गया। अनेक के स्त्रियों के साथ बलात्कार भी किया गया। इसी बीच मई 1943 में परशुराम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। परशुराम दल की ताकत थी श्री महेंद्र गोप में, जो बाद में इस दल का नेता बन गया। वे तोड़फोड़ एवं फूंक फांक में काफी तेज थे तथा बदला लेने की उनमें तीव्र भावना थी। जिसको बताया गया उसको खटके लूटा, निर्दयता से पीटा एवं बेरहमी से जान ले ली। परशुराम दल के भीतर उन्होंने अपने अनुयायियों का एक दल संगठित कर लिया, जिसमें लाखो शाही, जागो शाही, श्री गोप, श्रीधर, प्रद्युम्न और दयानाथ जैसे लोग शामिल थे। गोप दल में संथालियों, गरीब ग्वालों, गरीब घटवाल राजपूतों और कानुओं की भरमार थी। गोप दल ने कभी साधारण लोगों को नहीं लूटा। उनकी लूट के शिकार बने सरकार के चमचे और भेदिया। गोप द्वारा 23 खून किए गए, परंतु इनमें से अधिकांश खून का उत्तरदायित्व जिला भर के क्रांतिकारियों पर था। इस दल से संबद्ध क्रांतिकारियों ने अनेक उग्रवादी साधनों का उपयोग कर पुलिस एवं मिलिट्री को परेशान कर दिया। इस कैंप की गतिविधियां 1945 के जुलाई तक चलती रहीं।
कितनी ही बार गोप दल की भिड़ंत मिलिट्री से हुई और इनमें सरकार को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसी तरह दुर्जन पहाड़ पर हुए एक मुठभेड़ में श्री गोप मारा गया और 9 जुलाई 1945 को इस दल के अधिकांश सदस्य पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। सियाराम दल अप्रैल आते आते खूब मजबूत हो गया। अपने जवानों को प्रशिक्षित कर इसने पूर्णिया और मुंगेर के क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाया। इसकी शोहरत फैलती गई और नेपाल से जयप्रकाश नारायण की मांग पर सरदार नित्यानंद नेपाल कैंप में ट्रेनिंग देने के लिए भेज दिए गए। एक तो सियाराम दल फड़ारों की जमात और दूसरे उसकी सशक्त सशस्त्र क्रांति की तैयारी। उसको किसी न किसी तरह नष्ट नाबूद करने की सरकार सरतोड़ कोशिश करने लगी। अनेक भेदियों को दल में शामिल भी कर लिया गया, परंतु वे छुप नहीं सके दल के नेतृत्वकर्ता की सतर्क निगाहों से और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 28 अगस्त 1943 को सियाराम दल ने अपनी सारी शक्ति समेत कर सोनवर्षा पुलिस चौकी पर हथियार लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया। सियाराम सिंह, पार्थ ब्रह्मचारी, सरदार नित्यानंद, गुलाली उर्फ गुलाब चंद्र गुप्ता और दुर्गादास सहित कुल 65 जवान इस आक्रमण में शामिल थे। दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें लड्डू सिंह, फौजी दास, अर्जुन सिंह, श्री कमलेश्वरी सिंह, रामावतार झा, निर्मल झा और खुसरू माझी शहीद हो गए। सरदार नित्यानंद ने भी यही वीर गति पाई। इसके बाद दमन ने विकराल रूप धारण कर लिया। पुलिस और मिलिट्री ने नग्न दमन का सारा पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकांश क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, परंतु इस दल के स्तंभ सियाराम सिंह, पार्थ ब्रह्मचारी, सूर्य नारायण झा, चंद्रदेव शर्मा और अंबिका सिंह व्यास सरकार की सारी ताकत को अंगूठा दिखाते ही रहे और कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा दोष मुक्त घोषित किए जाने के बाद ही जनता के सामने आए। पूर्णिया के सशस्त्र क्रांतिकारी दल के कुछ लोगों का सियाराम दल से प्रशिक्षण मिला और कुछ हथियार भी उपलब्ध हुए। क्रांतिकारियों को घुड़सवारी और गोली चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इन क्रांतिकारियों ने 27 अप्रैल 1943 को मिलिट्री से 2 राइफल छीने और पोशाक भी। फिर सब तरह से लैस होकर ये नौजवान देहातों में निर्भीक होकर घूमने लगे। सर्वप्रथम इन्होंने सरकार के भेदिया अमीन मियां की हत्या कर दी। फिर मखदूम बख्श और दिलावर दफादार की हत्या की गई। भवानीपुर राज कचहरी को लूट लिया गया। खजुरी के एक साहूकार के यहाँ डकैती डाली गई। समेली, सलेमपुर आदि गांव के अनेक सरकार परस्तों की नाक काट ली गई। धर्मपुर में अनेक डाके डाले गए, जिनमें कई व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वासुदेव सिंह इस दल से 100 दल बल अलग हो गए। उनके हटने से दल और भी उग्र हो गया। इसके सदस्य सरकारी अफसरों के वेश में रात को गांव में निकलते थे, गांव वालों से रुपया वसूल करते थे। जो नहीं देता उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इस दल की आलोचना करने या इनके खिलाफ गवाही देने वालों की हत्या आम बात थी। इस दल से संबद्ध 2 भाइयों श्याम नारायण मल्लिक और हेम नारायण मल्लिक ने पुलिस से मिलकर दल के अनेक सदस्यों को पकड़वा दिया। मई 1945 में श्याम नारायण को हेम नारायण ने धोखे से मार दिया और हेम नारायण जनता के द्वारा मार डाला गया। अंततः यह दल बिखर गया। संथाल परगना का दुमका भी क्रांतिकारी की गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। लाठी पहाड़ के आसपास संथाल, खेतौड़ी, भूइया एवं डोम जाति के लोग रहा करते थे, जिनकी सहानुभूति क्रांतिकारियों के प्रति कुछ ज्यादा ही थी। जब अंग्रेजी फौज के द्वारा वहां काफी दमन चक्र चलाया गया तो वे क्रांतिकारी बन गए। फलतः फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता आगे आए और श्री अलखी माझी के कथनानुसार उन लोगों ने यह मंसूबा किया कि 2000 सैनिकों को संगठित कर दुमका पर हमला किया जाए, कचहरी में आग लगा दी जाए और गारद खजाना, जेल वगैरह पर अधिकार कर लिया जाए। फरवरी 1943 तक प्राय 300 लोग संगठित हो गए। ये सभी पहाड़ी क्षेत्र में तीर कमान एवं बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लेते थे। गांव वासियों द्वारा उनके लिए खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की जाती थी। जब उनकी गतिविधियों में तेजी आई तो पुलिस के मुखबिर लोकनाथ माझी और काली दरवे के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उन पर आक्रमण किया। 17 फरवरी 1943 का दिन था। आक्रमण के दौरान जटावास की पुलिस की गोली खाकर वहीं शहीद हो गया।
क्रांतिकारियों ने पुलिस की गोलियों का जवाब तीरों एवं पत्थरों की वर्षा से दिया। पुलिस को भागने पर विवश कर दिया गया। उन लोगों से भागती हुई पुलिस से कई राइफलें भी छीन ली। इस घटना के बाद पुलिस ने दमन की प्रक्रिया और भी तेज कर दी। शेष अगले एपिसोड में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।